आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जानना चाहते हैं हाउ टू फाइंड टेंशन इन ए रिंग। क्या चीज? टेंशन इन ए रिंग। समझो, आज का हमारा टॉपिक है टेंशन इन ए रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर बदल जाता है बट इसी कंसेप्ट बेस हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आईआईटी ऑलवेज आस्क्स एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंसेप्ट ऑल्दो चैप्टर्स में डिफर। तो जब इसको हम कंक्लूड करेंगे तो तुमको जो बताएंगे तुमको वो याद रखना है, ठीक है। हमारे साथ क्या है, हमने एक रिंग लिया। क्या लिया? एक रिंग लिया। जैसे ये एक रिंग है, देखो ये एक रस्सी का रिंग है, समझ रहे हो ना। ये एक रोप है, एक रोप का रिंग है। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे स्पिन कर देते हैं। इसको एक एंगुलर वेलोसिटी देके और एक स्मूथ सरफेस पे छोड़ देते हैं, एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस टेबल पे इसको छोड़ देते हैं और ये ओमेगा से रोटेट करता रहेगा। एक बार जो हमने इसको ओमेगा दे दिया, ट्विस्ट करके छोड़ दिया, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये हमेशा इस पे क्या करेगा, स्पिन करता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। देखो, सो दिस इज ए सर्कल, दिस इज ए सर्कल, दिस इज ए रिंग, दिस इज ए रिंग। इसको हम टॉप व्यू में देख रहे हैं, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं। एंड दिस इज प्लेस्ड ऑन ए this is spinning, this is rotating, this ring is rotating on a smooth table। हमने इसको एक इनिशियल स्पीड देके घुमा के छोड़ दिया इस तरह से, इसका कोई भी पॉइंट, इसकी कोई भी पॉइंट v स्पीड से चल रही है, समझ रहे हो ना। इसके हर पॉइंट का स्पीड कांस्टेंट है, जो कि कितना है, v है। या कह सकते हो कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू v बाई आर। अगर हम किसी रिंग को एक रोटेशन देके स्पिन करके टेबल पे डाल दें, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, उसका स्पिनिंग जो है फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। बट अगर फ्रिक्शन ना हो, वो हमेशा घूमता रहेगा। तो हमने इसको रोटेशन देके छोड़ दिया और ये घूम रहा है। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है जिसकी मास m, रिंग हैज मास m एंड रेडियस r, ठीक। हमको पता करना है इस रोटेटिंग रिंग में टेंशन कितना है। वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द रोटेटिंग रिंग, फाइंड द टेंशन इन द रोटेटिंग रिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम ये पूछोगे कि टेंशन होगा ही क्यों, टेंशन होगा ही क्यों, व्हाई टेंशन अपीयर्स। तो समझो, हम एक सिस्टम मानते हैं और हम कहते हैं किसी भी सिस्टम पे जो फोर्स होती है वो उसकी मास इंटू एक्सीलरेशन होती है। तो ये देखो, अगर हम यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा इसका कट करें, हम क्या करें, यहां पर एक आर्क लें। ये आर्क बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, हम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। हम अगर यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा, एक आर्क लें, यहां से यहां तक का, इस रिंग का अगर हम छोटा सा टुकड़ा ले, जो कि यहां पर एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना, ये एंगल सबटेंड कर रहा है डेल्टा थीटा, कितना, डेल्टा थीटा। ये जो आर्क है, छोटा सा इसका टुकड़ा जो है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है डेल्टा थीटा। ये छोटा सा टुकड़ा इतना छोटा है, ये लगभग कैसा बिहेव करता है, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो दिस बिहेव्स लाइक पॉइंट मास, दिस स्मॉल पीस बिहेव्स लाइक ए पॉइंट मास। तो समझो, ये जो मास कटेगा, ये कितना कटेगा, डेल्टा m। ये छोटा सा मास, एक आर्क लेंथ कटेगा डेल्टा m। दिस डेल्टा m सबटेंड्स डेल्टा थीटा एंगल एट सेंटर एंड बिहेव्स एज ए पॉइंट मास। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। हमको इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ लगाना है। क्या ये डेल्टा m मास, क्या ये डेल्टा m मास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है? यस। क्या ये डेल्टा m मास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है स्पीड v से? यस। तो देखो, ये जो डेल्टा m मास है, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इसका मतलब है इस डेल्टा m मास की एक्सीलरेशन है, भले इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसकी एक एक्सीलरेशन है। किधर है? सेंटर की तरफ। इसकी एक्सीलरेशन होगी सेंटर के तरफ, कितनी?
इसकी एक्सीलरेशन होगी सेंटर के तरफ, कितनी होगी बताओ? इस पॉइंट मास की एक्सीलरेशन सेंटर के तरफ है v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। यानी ये पॉइंट मास जो है ये, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो सर्कुलर मोशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, यानी इस साइड कोई फोर्स होगा। अब कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि mg इनसाइड है, mg इनसाइड है, नॉर्मल ऊपर के तरफ है। ये टॉप, ये टेबल का टॉप व्यू है। mg अंदर के तरफ है, भीतर के तरफ, नॉर्मल ऊपर के तरफ है, वो तो सेंटर की तरफ लगेगा नहीं। तो कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ है, टेबल इज स्मूथ, फ्रिक्शन भी नहीं है। तो कौन सा फोर्स बच गया? कौन सा फोर्स इसको, इसके अंदर टेंशन डेवलप करेगा, इसके अंदर टेंशन है, और वो टेंशन ही, इसके खुद के अंदर का टेंशन इसको सेंट्रिपेटल फोर्स दे रहा है। देखो, हमने ए से बी तक को, हमने इस आर्क लेंथ को सिस्टम माना है, यानी सिस्टम के बाहर जो रस्सी बच गया वो क्या है? सराउंडिंग है। ए से बी तक, यहां से लेकर यहां तक हमारा सिस्टम है। इसके लेफ्ट में जो रस्सी है, अगर यहां पर टेंशन टी है तो ये क्या करेगा? अगर इसके लेफ्ट में टेंशन टी है, ये क्या करेगा? इस टेंशन टी से इसको खींचेगा। किधर खींचेगा? टेंशन हमेशा पुल करता है, तो इसके लेफ्ट का स्ट्रिंग इसको पुल करेगा। किधर? अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब इस पॉइंट पे क्या हुआ? टेंजेंशियल। इधर का स्ट्रिंग, इसके राइट का स्ट्रिंग जो है वो भी इसको पुल करेगा। किस फोर्स से? टी से। यानी कि इसके ऊपर टी इधर का इधर खींचेगा और टी इस साइड खींच रहा है, क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग में कितना है? टी। लेट द टेंशन बी टी। यही टेंशन का नेट वेक्टर सम सेंटर के तरफ है। इन दोनों टेंशन का वेक्टर सम सेंटर के तरफ है, जो इसको सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन दे रहा है। अब सोचो, हमको ये टेंशन निकालना है, क्या करेंगे हम? हमारे पास एक तरीका तो ये, हम यहां से इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसे इसको यहां से थोड़ा प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे। यहां पे मान लो इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल कितना है? डेल्टा थीटा बाई 2 है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये कितना है? डेल्टा थीटा बाई 2 है। तो जरा देखो, ये चूंकि रेडियस है और ये चूंकि टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर होगा। इसको यहां पे एक टेंजेंशियली एक लाइन खींच लो इस तरह से, तो हम कह सकते हैं ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, ये एंगल भी कितना होगा? ये दोनों पैरेलल लाइन है, डेल्टा थीटा बाई 2 होगा। दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस 90, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंशन है इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, कितना? टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, वो भी कितना होगा? टी कॉस डेल्टा थीटा। ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए इसकी एक्सीलरेशन टेंजेंशियल जीरो है, बिकॉज इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब इसकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी है? जीरो है। तो टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 राइट और टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 लेफ्ट, दोनों कट जाएगा। अब सेंटर की तरफ देखो, इसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ कितना है? टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। इसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ क्या होगा? टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। इसका भी क्या होगा? टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट टेंशन फोर्स ड्यू टू टेंशन acting on dm on delta m towards center is equal to 2t sin delta theta by 2। 2t sin, देखो t sin delta theta by 2, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या होगा? t sin डेल्टा थीटा बाई 2, और इसका कंपोनेंट भी नीचे की तरफ क्या बनेगा? t sin डेल्टा थीटा बाई 2। सो 2t sin डेल्टा थीटा बाई 2 एक्ट कर रहा है किधर? सेंटर की तरफ। दैट मस्ट बी, दैट इज इक्वल टू, बिकॉज डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, बिकॉज डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं जब एंगल बहुत छोटा होता है साइन थीटा और थीटा सेम होता है, जो लिख सकते हैं 2t
डेल्टा थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये कितना आएगा? साइन डेल्टा थीटा बाई 2 के बदले क्या डाल देंगे? डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये और ये कट गया, कितना आएगा? टी डेल्टा थीटा। यानी कि इन दोनों टेंशन की वजह से, इन दोनों टेंशन की वजह से जो नेट फोर्स था, इन दोनों टेंशन जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ था, वो था टी डेल्टा थीटा। यही सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहिए, यही क्या करना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहिए। पहले मैं इसको सर्किल कर देता हूं, क्या है? टी डेल्टा थीटा। अभी मैं आऊंगा इस पे, यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन कभी बनाएंगे किसी भी चैप्टर में, यहां से स्टार्ट करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, बता रहा हूं कैसे। सो तुम्हारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है वो क्या होना चाहिए? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का टी डेल्टा थीटा। ये क्या है? ये है रिजल्टेंट ऑफ टेंशन फोर्स, ये है रिजल्टेंट ऑफ टेंशन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। टी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। बट तुम जानते हो डेल्टा एम कितना होगा? तुम जानते हो डेल्टा एम कितना होगा? तुम जानते हो कि डेल्टा एम होगा मास पर यूनिट, टोटल मास है एम, टोटल मास है एम, टोटल लेंथ है 2 पाई आर, टोटल मास है एम, टोटल लेंथ है 2 पाई आर इंटू इस आर्क लेंथ का, बताओ टोटल लेंथ एम डिस्ट्रीब्यूटेड था 2 पाई आर लेंथ में, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दिस आर्क। इस डीएम मास का डेल्टा एम मास का लेंथ कितना हो जाएगा? आर डेल्टा थीटा। क्या हो जाएगा? आर डेल्टा थीटा। आर से आर कट गया। तुम इसको ये भी लिख सकते थे, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क डेल्टा थीटा बाय टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द सर्किल इनटू एम। 2 पाई एंगल में, 2 पाई एंगल में मास है एम, यूनिट एंगल में मास होगा m बाई 2 पाई, डेल्टा थीटा एंगल में मास कितना होगा? डेल्टा थीटा बाई 2 पाई टाइम्स ऑफ m। ठीक, यहां डाल दो, इसको क्या लिख दोगे? डेल्टा m को डेल्टा थीटा बाय 2 पाई m, डेल्टा थीटा बाय 2 पाई m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। देखो डेल्टा m को क्या लिख दोगे? मास पर यूनिट एंगल इंटू एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क, या मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ सबटेंडेड बाय दैट आर्क। यहां से तुम्हारा आ जाएगा, देखो डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा कट जाएगा, हमेशा कट जाएगा। डेल्टा थीटा इधर भी था, डेल्टा थीटा इधर भी था, कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? टेंशन आएगा, टेंशन आएगा mv स्क्वायर बाय 2 पाई आर, mv स्क्वायर बाय 2 पाई आर। तुम इसको इस तरह से याद कर सकते हो, व्हाट इज m बाय 2 पाई आर? व्हाट इज m बाय 2 पाई आर? बताओ। टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ये क्या कहलाएगा? लीनियर मास डेंसिटी। ये कहलाएगा लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। लैम्डा इंटू वी स्क्वायर का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा कितना है? ये लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टेंशन। अगर तुमसे ओमेगा के टर्म में पूछा है, अगर क्वेश्चन में ओमेगा दिया है तो v को डाल देना ओमेगा। कितना? v को क्या डाल दोगे? ओमेगा। ये होगा ओमेगा r का होल स्क्वायर। अगर v दिया है तो v के टर्म में, ओमेगा दिया है तो v इक्वल टू ओमेगा r डाल के स्क्वायर कर देना, तुम्हारा टेंशन आ जाएगा। टेंशन होता है mv स्क्वायर बाय 2 पाई आर। ठीक है, इसको तुम अगर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं देखना चाहते हो, तुम ऐसे भी कर सकते थे। देखो, तुम ऐसे भी कर सकते थे। तुम अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लेके ऐड नहीं करना चाहते हो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? तुमने जब इसको लिया, जब तुमने इस आर्क को लिया, बहुत छोटा सा है आर्क, जब तुमने इस आर्क को लिया और ये एंगल कितना था? डेल्टा थीटा। यहां पे एक टेंजेंट था इस तरह से और यहां पर एक टेंजेंट था इस तरह से। ठीक है, तुम हाँ सर सबको म्यूट कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है सर, वो साउंड कर रहा है।
अब तुम इसको कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लेते टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 का सम, तो तुम ये भी कर सकते थे कि ये एक वेक्टर है टी, ये दूसरा वेक्टर है टी, ये एक वेक्टर है टी, ये दूसरा वेक्टर है टी, और ये जो है टेंजेंट है और ये रेडियस है परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सो बताओ। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा, हो जाएगा ना। क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। अब तुमको इन दोनों का वेक्टर सम चाहिए ना, इन दोनों का वेक्टर सम ही तो नेट फोर्स है, इन दोनों का वेक्टर सम ही तो इसके ऊपर नेट फोर्स है। तो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी कॉस 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। कॉस 180 माइनस डेल्टा थीटा होता है कॉस माइनस और कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर साइन डेल्टा थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, समझ रहे हो। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कितना जाएगा 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख दोगे डेल्टा थीटा बाई 2, इतना छोटा है एंगल, इतना छोटा है कि साइन डेल्टा थीटा 2 ही डेल्टा थीटा बाई 2, ये है टी डेल्टा थीटा, वही चीज आएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा टेंशन आ गया इस रिंग में। यहां कोई डाउट है किसी को? क्या चीज? कैलकुलस ही है, ये कैलकुलस ही है। साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज थीटा, ये लिमिट साइन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज 1, ये कैलकुलस ही, उससे ज़्यादा कैलकुलस नहीं बना सकते हो, यही तरीका है। ठीक, इसको समझ गए। ये ऐसे वर्मा में सॉल्व किया हुआ है, वर्कड आउट में सर्कुलर मोशन में सॉल्व किया हुआ है। तुमको जो समझना अब वो समझो, तुमको अब जो समझना, क्योंकि ये चैप्टर 12th के बच्चों को बता देता हूँ। अभी जैसे मैग्नेटिक फील्ड शुरू होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड शुरू होगा मंडे से फ्राइडे से, पूरी की पूरी सिर्फ सर्कुलर मोशन ही इसमें पढ़ना है, पूरी की पूरी सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है उसमें, पूरा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन ही है। दूसरी बात 11 12 दोनों बच्चों को बता देता हूँ, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इसका यूज नहीं आएगा, और मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, इसको सुने ही नहीं है। और ये एक ऐसा चीज जो नहीं सुना है तो नहीं बनेगा, सुना है तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो मैं बता रहा हूं, तो हम क्या करेंगे आइंदा से, बता रहा हूं तुमको, हम जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे, और हमसे पूछा जाएगा रिंग में टेंशन कितना है, क्या पूछेगा, रिंग में टेंशन कितना है, हम मेंटली हम अपने ब्रेन में इस पिक्चर को बनाएंगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, आर्क लेंथ, जो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, डेल्टा थीटा। अगर इस रिंग में टेंशन टी है, उस दोनों टी का रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ होगा टी डेल्टा थीटा। कितना होगा, कितना होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन जब भी हम लेंगे, हम कहेंगे लेट द टेंशन बी टी, let the tension be T, take an arc of the ring subtending angle delta theta, the resultant force due to tension acting on those at the two ends of the arc is toward the center and that is T delta theta। देखो कैसे, और ऐसा कोई साल नहीं है आईआईटी का जिसमें इस पे बेस्ड कोई ना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ऐसा कोई साल नहीं आईआईटी का जिसमें चैप्टर भले भले बदल जाए, क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा पूछता है। इस साल भी पूछेगा। 2-3 चीजें तो फिजिक्स में एकदम फिक्स है, उससे पूछनी ही पूछनी है क्वेश्चन, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो इतनी बार रिपीट होता है, किसी न किसी कॉन्सेप्ट में वो आएगा ही, श्योर है। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, मान लो
ये एक रिंग है, एक रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है। इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, इसकी रेडियस है R, और इसके सेंटर पे तुमने एक चार्ज डाल दिया Q, तुमने इसके सेंटर पे एक चार्ज डाल दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रेडियस है R, चार्ज है Q। एट सेंटर वी प्लेस्ड a charge Q. Find the increase in the tension. Find increase in tension in of ring. या find the tension of the ring. ठीक है, तो क्या करो, देखो हम क्या कर रहे हैं, मेंटली करने की जरूरत नहीं है, एक डेल्टा थीटा कट कर लिया, मेंटली एक डेल्टा थीटा कट कर लिया, मान लिया लेट द टेंशन बी टी, लेट द टेंशन इन द रिंग बी टी। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके ऊपर बताओ, इसको मैंने काट लिया छोटा सा टुकड़ा, इस पे चार्ज है डेल्टा क्यू, इस पे चार्ज है डेल्टा क्यू, क्योंकि इसका कुछ पार्ट होगा, ये क्यू था टोटल चार्ज, उसका कुछ पार्ट होगा। ये बताओ इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, 0, ये रेस्ट पे है, ये घूम नहीं रहा है, घुमाए नहीं है, अभी घुमाएंगे भी, अभी इसको घुमाए नहीं है। तो ये बताओ अगर हम इस पार्टिकल को सिस्टम माने, इसके ऊपर कितना फोर्स है, 0। पहले बताओ इसके ऊपर फोर्स क्या क्या है। इसके ऊपर एक फोर्स होगा रिपल्सन, देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये क्यू एक पॉइंट चार्ज है, और ये डेल्टा क्यू भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू कैलकुलस स्मॉल मास डीएम और डी क्यू बिहेव्स लाइक पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, इन दोनों में रिपल्सन होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा। एक मिनट, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज में रिपल्सन होगा। हम इसके ऊपर लगा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, किसके ऊपर, ये जो आर्क कट किए ना छोटा सा, उसके ऊपर लगा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। तो एक रिपल्सन का फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, डिवाइडेड बाय दोनों बीच का सेपरेशन कितना है, R²। एग्रीड, ये एक फोर्स है, बट ये टूट के भाग तो नहीं रहा है, इसको कोई फोर्स तो बचा रहा है। कौन सा फोर्स बचा रहा है, सेंटर के तरफ जो फोर्स लेंगे वो लेंगे T डेल्टा थीटा। कितना लेंगे, T डेल्टा। अब यहां वो नहीं करेंगे कि T माने ये माने कंपोनेंट, सीधे T डेल्टा। अगर टेंशन T है तो इस आर्क पे जो सबटेंड कर रहा है डेल्टा थीटा, नेट फोर्स टेंशन की वजह से सेंटर की तरफ है T डेल्टा थीटा। दोनों का इक्वेट कर दो। क्यों, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है, क्योंकि ये रेस्ट पर है। तो क्या लिख दोगे, सिंस एक्सेलरेशन इज 0, ये भी रेस्ट पे है, ये घूम नहीं रहा है, ये रेस्ट पे है ये पार्टिकल। इसका मतलब है फोर्स इज 0, इसका मतलब है फोर्स इज 0, इसका मतलब है T डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², और डेल्टा Q का मतलब है चार्ज पर यूनिट एंगल इनटू डेल्टा थीटा। टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज है Q कितने में, टोटल लेंथ कितना है 2πr, यहां 2πr डाल दो और यहां क्या डाल दोगे, R डेल्टा थीटा, या ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ, और अगर R को काट दो तो टोटल चार्ज बाय टोटल एंगल इनटू एंगल। ये डेल्टा थीटा और ये डेल्टा थीटा कट जाएगा। टेंशन कितना है ये बताओ, K Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय 2πr²। एग्रीड, ये इरोडो का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक, दूसरा हमने इसी क्वेश्चन में क्या किया, इसको घुमा दिया। हमने इसी क्वेश्चन में क्या किया, हमने इसी क्वेश्चन में इसको v स्पीड या ओमेगा स्पीड से घुमा भी दिया। तो क्या किया, एक यहां चार्ज रखे Q, एक यहां चार्ज रखे Q। इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था
स्मॉल क्यू। इसको एक चार्ज सेंटर पे डाल दिए और इसको स्पिन कर दिए, इसको स्पिन भी कर दिए, दोनों काम कर दिए। अब क्या करेंगे बताओ? अब ये इक्वेशन चेंज होगा। टी डेल्टा थीटा सेंटर की तरफ, टी डेल्टा थीटा सेंटर की तरफ माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर, सेंटर से बाहर, दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसकी एक्सीलरेशन कितनी है बताओ? ओमेगा स्क्वायर आर। इसको हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा दिया, यानी ये सेंटर की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि अब इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है। टी डेल्टा थीटा सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ माइनस दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट। अब देखो सब में डेल्टा कट जाएगा, डेल्टा थीटा सब में कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? ये हो जाएगा टी डेल्टा थीटा, ये तो तुमको पता ही है। ये हो जाएगा कितना बताओ? ये कितना हो जाएगा? Q बाय 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा Q इस पे क्या हो जाएगा? Q बाय 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा M क्या हो जाएगा बताओ? मास बाय 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा होगा। मास बाय 2 पाई, ये मास कितना हो जाएगा? टोटल मास बाय टोटल एंगल इंटू एंगल कंटेंट बाय दिस आर्क, दिस इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। देखो डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कट जाएगा। गेटिंग? ये एक रबर बैंड है और मैं क्या कर रहा हूं, इस रबर बैंड को, मैं इस रबर बैंड को ऐसे एलोंगेट करके इसके ऊपर चढ़ा देता हूं। आपको ये बताना है, मैंने इस रबर बैंड को इस तरह से चढ़ा दिया, ठीक। तुमको बताना है अगर इसकी टोटल मास दी हुई है और इस बोतल की रेडियस दी हुई है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। क्या पूछा है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। देखो हम फिर से बता रहे हैं, हम हमेशा टी डेल्टा थीटा लिखेंगे, ये समझ गए हो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम कहीं भी करेंगे टी डेल्टा थीटा लिखेंगे, एक स्टेप में निकालेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू, मेरा इस चीज को सॉल्व करने का पर्पस है कि तुम सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी टेंशन में, जब भी किसी रिंग में टेंशन निकालना होगा तो टी डेल्टा थीटा सेंटर की तरफ, बाकी जो भी हो उस स्मॉल डीएम मास पे जो डेल्टा थीटा उस पे न्यूटन लॉ लगाना है। देखो कैसे, हमने एक बोतल लिया, ये हमने एक, ये कुछ सिलिंड्रिकल है, यह सिलिंड्रिकल बोतल है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक रबर बैंड को चढ़ा दिया है। इसके ऊपर हमने एक रबर बैंड को चढ़ा दिया है। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस दी हुई है आर, इसकी रेडियस दी हुई है आर, ठीक है, और इसका टोटल मास एम। बस को चढ़ा दिया है, ऐसे चढ़ा के छोड़ दिया है। बताना है फाइंड द नॉर्मल एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन the ring and the bottle per unit length, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो कहे हैं वही करना है, चाहे मेंटली करो या खुद से करो। सबसे पहले क्या करो, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा मान लो, कितना सबटेंड करता है, डेल्टा थीटा। इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, एक फोर्स टेंशन की वजह से, अगर टेंशन टी है, अगर टेंशन फाइंड नॉर्मल एक्टिंग पर लेंथ इफ टेंशन इज टी, ठीक है। तो इसके तरफ सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स ले जाए, कितना, टी डेल्टा थीटा।
और एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? नॉर्मल, डेल्टा नॉर्मल, समझ रहे हो? ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस ये पुश करेगा ना इसको, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये सरफेस को पुश करेगा बाहर की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि ये रेस्ट पे है। अब इसको घुमा देंगे ना, इस तरह से घुमा देंगे तो रेस्ट पे नहीं रहेगा, तब टेंशन चेंज हो जाएगा, तब नॉर्मल चेंज हो जाएगा। इसको घुमा देंगे तो नॉर्मल चेंज हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, यहां पे ये रेस्ट पे है, तो क्या करोगे? इसके ऊपर तुमको इसके ऊपर क्या लगाना है? न्यूटन लॉ लगाना है। टेक्निक क्या है? तो ये डेल्टा एन हो जाएगा, ये डेल्टा एन इसके ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्मल पर यूनिट लेंथ, नॉर्मल पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट। अगर नॉर्मल पर यूनिट लेंथ n बाय एल है तो क्या हो जाएगा? n बाय एल इंटू इसकी लेंथ कितनी थी बताओ? r डेल्टा थीटा। अगर नॉर्मल पर यूनिट आर्क लेंथ, अगर नॉर्मल पर यूनिट लेंथ है दिस, तो इसकी लेंथ कितनी है? r इंटू डेल्टा थीटा। तो जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये और ये कट जाएगा। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये और ये कट जाएगा, हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू नॉर्मल पर यूनिट लेंथ इंटू आर। एक दिया है, दूसरा निकल जाएगा। ठीक, इसका यूज हम कराएंगे इलास्टिसिटी, रोटेशनल वेव्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, EMI, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मॉडर्न, सरफेस टेंशन, सब जगह यूज कराएंगे इसका। लेकिन हमेशा एक काम करेंगे, टी डेल्टा थीटा स्टार्ट करेंगे टी डेल्टा थीटा से। उसमें कोई ये नहीं कहे ये कहां से आया। ठीक है? हाँ सर एल मतलब 2 पाई आर होगा। हाँ 2 पाई आर होगा, बिल्कुल। एल मतलब 2 पाई आर होगा, करेक्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं अभी आएंगे। अच्छा मान लो हम अगर इसको इस तरह से करें, मान लो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम सब जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है Gm1m2/r², ये सब लोग जानते हो। ठीक है, मान लो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम एक सैटेलाइट डिजाइन किए हैं और वो सैटेलाइट जो है वो एक रिंग के फॉर्म में है और वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, स्पिन कर रहा है। समझो इसको, ये अर्थ है, ये अर्थ है मान लो, और यहां पर एक हम रिंग ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। ये एक्चुअली में एक रिंग है, धरती का मास है m और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये r। हमने क्या किया है कि इसको स्पिन कर दिया है, इसको स्पिन कर दिया है विथ ओमेगा। ये एक रिंग था जिसको धरती के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ घुमा दी, यानी एक सैटेलाइट है लेकिन रिंग के फॉर्म में। सोचिए इमेजिनरी, इसमें टेंशन कितना होगा ये पूछा गया है। तो क्या करोगे, यहां एक छोटा सा टुकड़ा लोगे जो डेल्टा थीटा सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, इसका मास मान लो दिया हुआ है m दिया हुआ है। अब क्या करोगे, इसमें सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लोगे, इसमें सेंटर की तरफ फोर्स लोगे t डेल्टा थीटा। ग्रेविटेशनल पुल कितना लोगे, ग्रेविटेशनल पुल लोगे इसमें, क्योंकि ये ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो क्या लोगे, G कैपिटल M, ये M कितना होगा, डेल्टा M, कैपिटल M ये है, इसका मास कितना है, डेल्टा M, इस टुकड़े का मास, ये तो मास कंप्लीट है, अर्थ ये पॉइंट मास मान लो, डिवाइडेड बाय r²। ये दो फोर्स होगा। बताओ, टेंशन का फोर्स भी अंदर के तरफ, टेंशन का फोर्स भी रिजल्टेंट भीतर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्टिव होता है, और इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, ω²। ठीक, ω²। तो क्या लिख दोगे बताओ, G कैपिटल M डेल्टा m/r² प्लस t डेल्टा थीटा मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा m इंटू ω²। सही है ना? अब डेल्टा m को लिख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ
m बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा। ये हो जाएगा इसका मास, इस पार्टिकल का मास हो जाएगा m बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा है ही, ये कितना हो जाएगा बताओ, m बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा। तो देखो डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कट गया, डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कट गया। अगर ये और ये इक्वल हो जाए, अगर ये और ये इक्वल हो जाए तो टेंशन वैनिश हो जाएगा, बिना टेंशन के घूमेगा। ग्रेविटेशन जितना फोर्स दे रहा है और जितनी इसकी एक्सेलरेशन है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसके इक्वल हो गया, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंटर की तरफ, वो इक्वल टू मास इनटू सेंट्रल एक्सेलरेशन हो गया, तो टेंशन का क्या काम, टेंशन नहीं लगेगा। अगर ये कम पड़ा, अगर ये कम पड़ा, जितना ये है मास डेल्टा एम, मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू सेंट्रल एक्सेलरेशन, अगर ये क्वांटिटी एक फिक्स क्वांटिटी होगी, डेल्टा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मान लो 10 है, ये मान लो 10 है, ये मान लो 10 है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 10 है, ये 12 चाहिए था, ये 10 ही है, अट्रैक्टिव फोर्स 10 ही है, चाहिए था 12, सेंट्रिपेटल फोर्स 12 चाहिए, मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन 12 है, तो ये 2 होना पड़ेगा, यानी टेंशन होगा। और अगर ये 12 है और ये 10 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, इसमें कंप्रेशन आएगा। क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। नेगेटिव टेंशन मतलब कंप्रेसिव फोर्स, सब बताएंगे इलास्टिसिटी में। कोई भी क्वेश्चन आएगा सर्कुलर मोशन में टेंशन निकालने का, तो आपको क्या करना है, उसका एक एलिमेंट मन ही मन एज्यूम करना है। उसमें टेंशन मान लेना है T था, उसमें टेंशन T था, इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ हो जाता है T डेल्टा थीटा, वहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम T डेल्टा थीटा, बाकी सब कट जाता है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन होता है, एक और ले रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन जो है होता है इस तरह से, वो होता है कि अगर एक कोन ले ले, इसको निकालते हैं, एक कोन ले ले, कोन है क्या नहीं है, देखो ये कोन है और इस कोन में हम इसको घुसा देते हैं, हम इस कोन में इस रिंग को घुसा देते, क्या होगा, इस कोन में ये जाके एक जगह जाके ये सेट होगा, लेकिन सेट होगा थोड़ा टाइटली होगा सेट, यहां जाके ये सेट हो गया, इसमें टेंशन निकालना है, इसमें टेंशन निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन ये है, ये कोन है, ये कोन है, आपने इस कोन में एक रबर बैंड को या किसी चीज को घुसा दिया ऐसे करके, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके खुद को रोक लेगा इस तरह से। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तुमने एक रबर बैंड को इसके अंदर गिरा दिया और ये यहां पर आके रुक जाएगा, ये ऐसे आगे रुक जाएगा, ये एक रबर बैंड था। A ring is put inside a cone, रिंग जिसकी मास है m, रेडियस है r, ये यहां पे आके यहां पे स्टैटिक हो जाएगा, ये यहां पे आके रुक जाएगा। मान लो कि ये एंगल जो है तुमको दिया हुआ थीटा, मान लो कि ये एंगल तुमको दिया हुआ थीटा, तो पूछा है फाइंड द टेंशन इन द रिंग, तो क्या करेंगे, देखो इस रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं, कौन सा, ये वाला, इस रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा है, बड़ा करके दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक का एक टुकड़ा कट कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का एक टुकड़ा कट कर रहे हैं। ये टुकड़ा जो ए से शुरू हुआ और बी पे खत्म हुआ है, और ये कहां पे है, सेंटर पे जा रहे हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको थीटा नहीं मानते, क्योंकि थीटा हमारा जो है डेल्टा थीटा वो है, इसको मान लेते हैं कोई एंगल दिया है अल्फा या फाई, ये कोई एंगल दिया है फाई, ठीक है, ये एंगल दिया है फाई, यहां तुमने इसको डाला, इसका एक छोटा सा टुकड़ा एज्यूम कर लो, इस तरह से इमेजिन करो। अब बताओ अगर इस टेंशन में, अगर इसमें टेंशन T है,
अगर इसमें टेंशन टी है तो इस छोटे से टुकड़े पे फोर्स क्या क्या होगा? एक होगा सेंटर के तरफ, एक होगा फोर्स सेंटर के तरफ, एंड दैट इज गोइंग टू बी टी डेल्टा थीटा। एक फोर्स होगा सेंटर के तरफ, इसके एंगल बाइसेक्टर के अलावा, टी डेल्टा थीटा। दूसरा होगा इसका वेट, दूसरा होगा इसका वेट नीचे की तरफ, कितना होगा बताओ? डेल्टा एम इंटू जी। और तीसरा होगा इसके ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, इसके ऊपर क्या लेगा? नॉर्मल लेगा। कितना लेगा? मान लो डेल्टा एन। कोई डाउट? वेट लगेगा एम जी डेल्टा एम। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं, हम इसका देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। डेल्टा एम इंटू जी डाउन, सेंटर के तरफ टेंशन की वजह से, अगर टेंशन टी है तो इस आर्क पे नेट फोर्स सेंटर की तरफ है टी डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एन इधर, ठीक। अब तुम्हारा काम आसान होगा, हमेशा तुमको टी डेल्टा थीटा लेना है। अब तुम क्या करोगे बताओ? तुमको टेंशन निकालना है, ये ना, तुमको टेंशन निकालना है। तुम क्या करोगे? ये एंगल अगर फाई था, दिस प्लस दिस 90, और ये तो परपेंडिकुलर है ही, दिस प्लस दिस 90, ये हो जाएगा फाई। ये 5 प्लस दिस 90 एंड ये तो 90 है, तो दिस प्लस दिस 90, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो क्या लिखोगे बताओ? एन डेल्टा एन कॉस 5 किसके इक्वल? डेल्टा एम इंटू जी, करेक्ट। डेल्टा एन कॉस 5 को डेल्टा एन इंटू जी। डेल्टा एन साइन 5 किसके इक्वल? टी डेल्टा थीटा। निकालना क्या है? टेंशन निकालना है, टेंशन। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। साइन 5 बाई कॉस 5 कितना हो गया? tan 5। tan 5 इज इक्वल टू टी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एम इंटू जी। एग्रीड? सो टी डेल्टा थीटा बिकम्स इक्वल टू, डेल्टा एम का मतलब है मास पर यूनिट, डेल्टा एम का मतलब है मास पर यूनिट एंगल इंटू दिस एंगल वाज व्हाट? डेल्टा थीटा ना। ये जो आर्क है वो कितना सबटेंड कर रहा था? डेल्टा थीटा। मास पर यूनिट लेंथ इंटू डेल्टा थीटा, दिस इज द मास पर यूनिट एंगल इंटू डेल्टा थीटा इंटू जी इंटू tan 5, ठीक है। ये और ये कट गया, कितना आ गया टेंशन का वैल्यू? mg बाई 2 पाई tan 5। ठीक, mg बाई 2 पाई tan 5। अब तुम कह रहे क्वेश्चन में या तो tan 5 दिया होगा या हो सकता है ये एंगल दिया हो, तो tan 5 जो क्या हो जाएगा? cot अल्फा, cot ऑफ दिस। tan 5 मींस दिस प्लस दिस 90, ये निकल जाएगा। या फिर तुमको हो सकता है ये हाइट दिया हो और ये रेडियस दिया हो, या तो हो सकता है ये हाइट दिया हो और ये रेडियस दिया हो, तो क्या करोगे? tan 5 की जगह क्या लिख दोगे? h बाई आर, ये टोटल हाइट बाय रेडियस लिख सकते हो। सिलेंडर में वेट क्यों नहीं लिया? किसका वेट? आ रहे हैं उस पर, चलो देखो। सर ये एक और बार समझा दीजिए, ये वाला समझ में नहीं आया। ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। सर हाँ सर इसमें लैमिस थ्योरम भी तो लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हो बिल्कुल। मेरी तरफ से तुम लोग अगर कंफर्टेबल हो लगा सकते हो, ठीक है। हर चीज को तुम अपने मेथड से लगाओ तो ज्यादा बेटर है। आई एम जस्ट गिविंग यू द विजन। रिंग के पार्ट का ये क्या है देखो। सर आंसर mg tan 5 बाई 2 पाई आ सकते हैं? किसका? पिछले वाले कितना आया था हमारा? कोई याद नहीं है, अभी तो किया था सॉल्व, देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक रिंग है, ठीक है। इसके बेस का रेडियस जो है उससे छोटा रेडियस का रिंग इसमें गिराओगे, इसमें कोई रिंग गिराओगे जिसकी रेडियस इसके बेस के रेडियस से छोटी होगी,
तो वो रिंग वहां तक तो जाएगा नहीं, कहीं जाके फंस जाएगा, कहीं जाके फंस जाएगा। ये एक स्मूथ वर्टिकल कोन है। तुमने इसमें क्या किया है कि एक जो है रिंग को गिरा दिया इस तरह से, समझ रहे हो ना। और ये रिंग इसमें जाके फंस गया है, ये रिंग जाके इसमें फंस गया है। ये एक रिंग है, ए रिंग इज ड्रॉप्ड, ए रिंग इज ड्रॉप्ड। एक ऐसा रिंग जिसका मास है m, रेडियस है r, जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये एंगल दिया हुआ है फाई। तुमसे पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द रिंग, फाइंड द टेंशन। जब भी टेंशन इन द रिंग वर्ड सुनोगे तुमको सबसे पहले हिट करेगा एक आर्क को हम सिस्टम लेंगे। हम एक आर्क को सिस्टम ले रहे हैं। कौन सा आर्क? यहां से एक ऐसा आर्क, यहां से यहां तक का एक ऐसा आर्क, जो आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डेल्टा थीटा। हम इसको सिस्टम मान लेते हैं। ये छोटा सा रिंग का इसका पार्ट है। मीन्स अगर ये एक रिंग है, अगर ये एक रिंग है जो कोन में था, तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं। तो इस टुकड़े के ऊपर अब तुम क्या मान सकते हो, ये छोटा सा टुकड़ा है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ये एक छोटा सा टुकड़ा तुमको दिख रहा है, पॉइंट मास है, वो इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। वो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ रखा हुआ, बाकी को भूल जाओ ना। तो तुम क्या देखोगे, अगर इस रस्सी में टेंशन T है, अगर इस रिंग में टेंशन T है, तो सेंटर के तरफ अगर इसमें टेंशन T है, तो इस छोटे से आर्क को जो अपने सेंटर पे डेल्टा थीटा सबटेंड कर रहा था, जो रिजल्टेंट टेंशन की वजह से फोर्स होगा, वो होगा T डेल्टा थीटा होगा। इसके ऊपर एक फोर्स होगा नीचे की तरफ, डेल्टा m इंटू जी, और यहां पर एक फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर, डेल्टा m। कोई डाउट किसी को? अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इसमें किसी को डाउट है? 3 फोर्स है। हाँ सर, डेल्टा थीटा की जगह डी थीटा तो ले लो। किसने रोका है? ले लो ना। D5 मान लो, डी गामा मान लो, जो मानना मान लो, वो मैटर नहीं करता है। लेट दैट अननोन बी x, लेट दैट अननोन बी x। y भी मान सकते हो, z ही मान सकते हो, तुम्हारी क्या दिक्कत? मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम डेल्टा एम से लिख रहे हैं कि तुम d को फिर कैंसिल ना कर दो। डेल्टा एम है, डीएम मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे लिमिट जैसे इसको स्मॉल करेंगे, डेल्टा एम डीएम सब कट जाएगा। डेल्टा एम थोड़ा दिखता भी है बेटर, ठीक है, और कोई बात नहीं। टी डेल्टा थीटा इधर, डेल्टा इधर, डेल्टा। किसी को लगता है थर्ड फोर्स है, किसी को लगता है इसके अलावा कोई चौथा फोर्स है, या किसी को ये लगता है कि इसमें से कोई फोर्स का डायरेक्शन मैंने गलत दिया तो बताओ। किसी को लगता है एम जी इधर ऐड करेगा तो बताओ। किसी को लगता है कि टेंशन का कंपोनेंट इसके प्लेन में नहीं होना चाहिए तो बताओ। और किसी को लगता है नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए तो बताओ। अब देखो, मेरे यहां फाइल लेने का एक कारण है। हम यहां जो फाइल लिए इसका एक कारण है, वो बताएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम चाहते हैं उसे सारा क्वेश्चन बने स्पेशल केस में। ये फाइल है, ठीक है। अब देखो, दिस प्लस दिस 90, 5 प्लस दिस 90, क्योंकि ये तो 90 है, ये तो परपेंडिकुलर है सरफेस की, यानी दिस प्लस दिस भी 90 थी, हो जाएगा 5। अब देखो वर्टिकल, अगर तुम, अब ये घूम तो रहा नहीं है, अब ये घूम तो रहा नहीं है, अगर घुमा देंगे, अगर हम इस कोन को स्पिन करा देंगे तो बात और होगी।
या अगर इस कोन में इसको डाल के इसको स्पिन करा देंगे रिंग को तो बात और होगी, बट हम यहाँ घुमा नहीं रहे हैं, हम यहाँ इसको स्टैटिक रखे हुए हैं, सिर्फ घुसा दिए हैं, उसको सिर्फ स्टैटिक रखे हुए हैं, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। लमीज थ्योरम में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फ्री टू डू सो। डेल्टा एन cos phi is equal to delta m into g. Delta n cos phi is equal to delta n into g. Vertical force balance. Horizontal force delta n sin phi is equal to t delta theta. दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा tan phi is equal to t delta theta by delta m into g. कोई डाउट? t डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू जी tan phi. डेल्टा m इज इक्वल टू मास पर यूनिट एंगल इंटू डेल्टा थीटा. अगर ये आर्क डेल्टा थीटा सबटेंड कर रहा था सेंटर पे, इंटू जी इंटू tan phi, t डेल्टा थीटा, ये और ये कट गया, सो t इज इक्वल टू mg tan phi by 2 pi, mg by 2 pi tan phi, करेक्ट? ठीक है सर। हाँ सर अगर थर्ड लास्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर दें तो? किसको इंटीग्रेट करोगे? कौन से सर स्टेप में? लेफ्ट में डेल्टा थीटा को और राइट में डेल्टा डेल्टा m को, इसको डेल्टा थीटा को, इसको डेल्टा नहीं कर पाओगे ना इंटीग्रेट, नहीं कर, क्यों नहीं कर पाओगे? यहां पर अगर एक फोर्स है F, और यहां एक फोर्स है F, और यहां एक फोर्स है F, तो क्या तुम इस फोर्स को इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकाल सकते हो? नहीं सर। क्यों? सर सबकी डायरेक्शन अलग अलग है ना। यहाँ भी ये जो फोर्स है यहाँ पर, और जो नेक्स्ट पे लोगे और जो नेक्स्ट पे लोगे, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। जब तुम यहाँ इस तरह लोगे, जब आर्क यहाँ 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 लोगे, इस आर्क पे टी डेल्टा थीटा इधर है, 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 इस आर्क पे टी डेल्टा थीटा इधर है। जब पूरे पे इंटीग्रेट करोगे सम 0 आएगा। जब पूरे पे इंटीग्रेट करोगे तो सम 0। थीटा और m को इंटीग्रेट करेंगे ना, पूरे को थोड़ी देर बाकी तो तो कांस्टेंट है। m को इंटीग्रेट मतलब क्या है? m को इंटीग्रेट मतलब क्या है कि अलग अलग, m का मतलब क्या है? dm इसका है, अगला dm इसका है, अगला dm इसका है, अगला dm इसका, वही हुआ ना। तो dm को इंटीग्रेट मतलब क्या है? तुम सारे एलिमेंट को 1 by 1 जोड़ रहे हो ना। हाँ सर। तो गलत है ना। मास में तो ठीक है, बट जो तुम टेंशन जोड़ रहे हो ना, वो नहीं जोड़ पाओगे ना तुम। अगर तुम हाफ रिंग पे अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, इधर टेंशन था टी डेल्टा थीटा, इधर टी डेल्टा थीटा, इधर टी डेल्टा थीटा, तो वो क्या करना पड़ेगा? इस टी डेल्टा थीटा का 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक टी डेल्टा थीटा का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो, सब एक डायरेक्शन में है, और वाई को सेपरेटली इंटीग्रेट करो। वाई को अगर करोगे इंटीग्रेट तो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। वो कर सकते हो, बट तुम उस केस में बड़ा रिंग ले रहे हो। तुमको टेंशन निकालना है ना। अरे भाई, तुमको समुद्र का पानी है, ओशन वाटर है, तुमको उस वाटर में पता करना उस वाटर की डेंसिटी कितनी है। तो क्या करोगे? पूरे समुद्र का पानी को नापोगे और पूरे समुद्र के वॉल्यूम को नापोगे। डेंसिटी पता करना है, क्या करोगे? थोड़ा सा पानी लोगे, नाप लोगे। टेंशन निकालना है ना, सब जगह सेम है ना। छोटे टुकड़े में निकाल लो, निकल गया टेंशन। काहे के लिए पूरा रिंग लेना चाह रहे हो? और लेना चाह रहे हो तो ले लेना सेंटर मास में, सेंटर मास में ले लेना, वेरिएबल मास सिस्टम में लेना। जब रॉकेट पढ़ाएंगे तो तब ले लेना। हम इसका 3 मेथड बताएंगे, और हम इसका 3 मेथड बताएंगे, और सेंटर मास से लेके इससे लेके सब कुछ बताएंगे। हम नोट्स में लिख भी दिए हैं। थर्ड मेथड हमको मन किया लिखने का, हम नहीं लिखे। दैट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट प्रोपल्सन। एक स्टेप में निकलता है आंसर।
हम इसका 3 मेथड और बताएंगे, ये एक मेथड है, 4 मेथड, कुल मिला के 4 मेथड बताएंगे, बट उस चैप्टर का वेट करना होगा तुमको, अभी तुम्हारे समझ नहीं आएगा, अभी तो बस अप्लाई करना सीखो। अब समझो, अगर ये रिंग ना होता, अगर ये कोन ना होता, ये एक स्फेयर होता, क्या होता? स्फेयर होता। एक स्फेयर है, उसके ऊपर एक रिंग को डाल दो, रिंग की रेडियस स्फेयर से कम है, वो जाके फंस जाएगा, उसमें टेंशन निकालना, तो क्या करोगे? समझ गए हो इसको? हम यहां एक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, देखो एक स्फेयर है, फिक्स्ड स्फेयर, ये एक फिक्स्ड स्मूथ स्फेयर है, रेडियस है इसकी कुछ होगी, चलो इसकी रेडियस मान लेते हैं कि आर है, कैपिटल आर है। तुमने इसमें एक रिंग को गिरा दिया, तुमने इसमें क्या किया? एक रिंग को गिरा दिया, और इस रिंग की रेडियस स्मॉल आर है। इस रिंग की रेडियस जो है स्मॉल आर है, ठीक है। रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इसमें टेंशन कितना होगा? फिर से करोगे कैलकुलेशन? मत करो, सॉलिड है। यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस तरह से दिखाता हूं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है। ये बेसिकली इस कोन पे रखा हुआ है, ये बेसिकली इस कोन पे, क्योंकि जब तुम यहां इसका डेल्टा थीटा लोगे, जो यहां किए थे, तो वही चीज होगा, ये होगा इसका एंगल फाई, होगा ना? यस सर। किसी भी पॉइंट पे कोई भी कर्व प्लेन की तरह बिहेव करता है, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, इंक्लाइन प्लेन की तरह बिहेव करता है अलोंग द टेंजेंट, ये इस कोन पे रखा हुआ है। इसके पहले है सरफेस नहीं, इसको तो पता भी नहीं है, इसको क्या मतलब यहां पर कोन था, इस कोन को काट दो, ऐसे इस कोन को यहां से काट दो, क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, टेंशन वही रहेगा। इसके ऊपर ये स्फेयर तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। रिंग जहां रखा है उसको वहीं से मतलब है ना, उसके पहले बात से क्या मतलब है? इसका और इसका क्या इफेक्ट है? यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। इसको तो यही लग रहा है कि हम तो एक किसके ऊपर रखे हुए हैं, हम तो एक कोन पे रखे हुए हैं। तो तुमको सिर्फ ये फाई निकाल के यहाँ डाल देना है, एम जी वही रहेगा, 2 पाई वही रहेगा, टेन फाई तुमको निकालना है, क्वेश्चन बन गया। और टेन फाई कैसे निकालोगे वो देखो, अगर ये एंगल हमको ये एंगल या फिर ये हमको ये निकालना है या फिर ये एंगल, क्योंकि हम जानते हैं, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ द रिंग स्मॉल आर, ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ द रिंग स्मॉल आर, ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर, ठीक। अगर ये एंगल फाई है तो बताओ, दिस प्लस दिस 90, दिस ये होगा फाई, ये हो जाएगा फाई। दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ये हो गया फाई, ये और ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये फाई, ये हो गया फाई। तो तुमको यहां से निकल जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। एग्रीड? साइन फाई इज इक्वल टू, देखो रिंग का रेडियस बाय स्फीयर का रेडियस, यहां से तुम टेन फाई निकाल लोगे, यहां डाल दो, आंसर आ जाएगा। और ये फाई जनरली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये फाई जनरली 37 डिग्री या 53 डिग्री आता है। यहां इसको टेन फाई को डाल दो, आ जाएगा। यहां से तुम, तो यहां पे तुम क्या करो, टेन फाई क्या निकल जाएगा, टेन फाई निकल जाएगा आर बाय अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, निकाल के डाल दो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट?
नहीं ना, इसको याद रखोगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा टेंशन इन द रिंग निकालने का, स्टार्ट करोगे टी इंटू डेल्टा थीटा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास का सबसे बड़ा कंक्लूजन है टी डेल्टा थीटा। ठीक है, और भी चीजें हैं, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन इज न्यू टू अस, इफ एनी क्वेश्चन न्यू टू, अगर तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन नया है, पहली बार है, वो नहीं बनेगा, लिख लो। दूसरी बार है तो 50% चांस से बनेगा, और तीसरी बार है तो 90% चांस से बनेगा। इसीलिए तीसरी बार तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे सामने आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन। पहली बार या दूसरी बार आ रहा है तो बहुत कम चांस है क्वेश्चन को तुम आंसर तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, चलो। सो नाउ वी आर कमिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर of a curved path at a point, of a trajectory or curved path at a point। देखो, कोई मोशन इस तरह से हो रहा था, एक मोशन इस तरह से हो रहा है, ये किसी पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री है। एक पार्टिकल इस तरह से जा रहा था, ये इसका लोकस है, ट्रेजेक्ट्री है। हम क्वालिटेटिवली देख के ये बता सकते हैं कि देखो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल ने शार्प टर्न लिया। कितना लिया? शार्प टर्न लिया। यहां पे पार्टिकल बहुत तेजी में टर्न हो रहा है, अपनी डायरेक्शन को बहुत तेज बदल रहा है, बट यहां पर टर्निंग थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में शार्पर नहीं है। यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे बोलेंगे दिस शार्प टर्न एंड दिस इज स्लो टर्न। स्लो टर्न का मतलब स्लो स्पीड से नहीं है, स्लो टर्न का मतलब है जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे बदल रहा है, जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक, ये हम क्वालिटेटिवली देख के बता सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ तो है जो यहाँ पे बहुत तेजी में इसकी डायरेक्शन बदल रहा है। सोचो यहां से यहां किसी डेल्टा टी टाइम में ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, जो एंगल का चेंज है बहुत ज्यादा है। यहां पे डेल्टा टी टाइम में एंगल का चेंज कम है। उसी तरह से अगर हम इलिप्टिकल पाथ लें, एक इलिप्स, तो हम कह सकते हैं इलिप्स में यार इस एंड पर ये जो पार्टिकल टर्न ले रहा है, ये पार्टिकल टर्न ले रहा है, यहां पे बहुत शार्प टर्न ले रहा है, यहां पर पार्टिकल बहुत शार्प टर्न ले रहा है, और यहां पर पार्टिकल जो है स्लो टर्न ले रहा है। यहां पर जो है तो पार्टिकल जो है वो स्लो टर्न ले रहा है। ये हम क्वालिटेटिवली कह रहे हैं। ये हम क्या कह रहे हैं? क्वालिटेटिवली, मतलब हम अपने इंट्यूशन से कह रहे हैं, हम यहां कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अरे प्रोजेक्टाइल की बात करें, एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं और प्रोजेक्टाइल इस तरह, या एक पैराबोला, एक जनरल पैराबोला इस तरह से होता है। ये एक पैराबोला है, ये पैराबोला है। तुम इस पैराबोला को जब ड्रॉ करोगे या इसको जब देखोगे, तुम ये पाओगे, इसको इसका वर्टेक्स बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? इसका वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट पे तुमको लग रहा है कि अगर हम यहां पे देखें, यहां पे से यहां तक जो चेंज इन डायरेक्शन है, यहां से यहां तक का चेंज इन डायरेक्शन है, यहां से यहां का, तो यहां से यहां का चेंज इन डायरेक्शन सबसे ज्यादा है। यहां से यहां का चेंज इन डायरेक्शन सबसे ज्यादा है। अब समझो, हमको अगर एक कोई चूड़ी का टुकड़ा मिल जाए, हमको कहीं पे एक चूड़ी का टुकड़ा मिल जाए छोटा सा, तो हम अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी सर्किल का पार्ट हो,
एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा किसी सर्किल का पार्ट होता है, उस सर्किल को क्या बोलेंगे, उस चूड़ी के टुकड़े का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहां एक छोटा सा टुकड़ा लें, बहुत छोटा सा, ये एक इस सर्किल में सेट हो जाएगा, ये कहीं इस सर्किल में जाके सेट हो जाएगा, जबकि यहां पर अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा लें तो ये टुकड़ा इतने बड़े सर्किल में सेट हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे किसी कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा, किसी भी पॉइंट पे किसी भी कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा किसी सर्किल का पार्ट बन जाता है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा किसी एक सर्किल का पार्ट होता है, उसको अगर एक्सटेंड किया जाए वो एक स्मूथली एक सर्किल में मिल जाएगा। उस सर्किल को के रेडियस को उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहां रेडियस कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है। यहां देखिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस टाइप से है, और यहां देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस टाइप से, यानी कम है। यहां देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा छोटा है, और यहां देखें तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा बड़ा है। ठीक, किसी भी पॉइंट पे किसी भी पार्ट भी जगह पे एक छोटा सा टुकड़ा लोगे सर्किल का, किसी कर्व का वो एक सर्किल का पार्ट बन जाता है, उसको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड दिस इज टॉपिक, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां मैथ और फिजिक्स का इंटरजंक्शन इतना जबरदस्त होता है। यहां पे मैथ, दो इंडिपेंडेंट चीजें कैसे मैच होती हैं, कहां एक्सेलरेशन, कहां वेलोसिटी और कहां ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, कैलकुलस कैसे मैच होता है, उसका जबरदस्त एग्जांपल है ये। बहुत ही ग्रेट कंसेप्ट। अभी पीएमटी का टेस्ट हुआ था, नीट का पेपर हुआ था अभी एक वीक पहले। पहला क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही था, पहला क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ही था। इसको हम पूरी चीज बताएंगे, सब कुछ, ठीक है। और जो बताएंगे वो बुक्स में नहीं दिया हुआ है, सबसे बड़ी तो बुक्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक, हम फिर से बता रहे हैं, IIT asks 80% of questions from 20% of concepts, and these 20% of concepts are rare. वो जल्दी दिखते नहीं है, एग्जाम में ही दिखते हैं। So it's not the fault of student. Student मेहनत करता है, तैयारी करता है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत सारी बुक्स बनाता है, बट जो चीज नहीं पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ा, जो नहीं सामने आया किसी कारण से, वो आपसे नहीं बनेगा। मैं इसको देख चुका हूं जब मैंने जेई दिया था। जो चीज मैंने नहीं पढ़ा, जो मेरे सोर्सेस में नहीं थे, वो मुझसे नहीं बने। बिकॉज आई एम नॉट अ साइंटिस्ट हु कैन क्रिएट समथिंग। बिकॉज इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही आपका ब्रेन भी काम करता है, ठीक है। सो ये हमको देखना है, हम क्या कह रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व, a small part of it fits into a circle. The radius of this circle is called radius of curvature at that point. ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसकी दो डिफिनीशंस हैं, एक फिजिक्स का है और एक मैथ का है। ठीक, पहले हम फिजिक्स का ले रहे हैं, फिर हम मैथ का लेंगे। आंसर दोनों से सेम निकलता है, बट हमारे सिलेबस में मैथ वाला है नहीं। हमारे IIT JEE के सिलेबस में मैथ वाला है नहीं, लेकिन ओलंपियाड में है, अब देखो, सोचो एक चीज कि मान लो एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, देखो हम यहां से एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर से एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं विद स्पीड u, और ये ऐसे गिरता है प्रोजेक्टाइल। तुम जानते हो किस पे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पे गिरेगा। हम एक बिल्डिंग से एक पार्टिकल को थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली, वो प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन थी g, अब हम क्या करते हैं, इस स्पीड को u की जगह कर देते हैं 10u, 10 टाइम्स कर देते हैं स्पीड। वही एक्सेलरेशन, अभी भी एक्सेलरेशन g ही है, स्पीड को बहुत ज्यादा कर देते थे, ये ऐसे गिरेगा, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन सेम है, स्पीड कम दोगे बहुत जल्दी टर्न ले लेगा, स्पीड बहुत ज्यादा दोगे तो धीरे टर्न ले रहा है। इसका मतलब क्या है, जी तो सेम है, इसका मतलब है जितना ज्यादा स्पीड होगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, क्योंकि यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर स्पीड टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब तुम क्या देख रहे हो कि इफ स्पीड इज मोर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर, एग्रीड? देखो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा लग रहा है, देख रहे हो ना, और यहां पर रेडियस कर्वेचर बहुत बड़ा लग रहा है। स्पीड जितना ज्यादा होता है रेडियस कर्वेचर उतना ज्यादा होता है, ठीक? यानी बेंडिंग का इफेक्ट, इस बेंडिंग का इफेक्ट इसके अपोजिट है। ये स्पीड कम था, बेंडिंग ज्यादा हो गया, बेंडिंग जल्दी हो गया, स्पीड ज्यादा था, बेंडिंग कम हो रहा है, एंगल चेंज कम हो रहा है। दूसरा, यू ही रखो, इसको यू ही रखो जो था, बट इसको कर दो 10 टाइम्स ऑफ जी, कि इसको क्या कर दो, इसको कर दो, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 टाइम्स ऑफ जी कर दो, ये ऐसे टर्न ले लेगा, ये ऐसे टर्न ले लेगा, बहुत शार्प टर्न लेगा। इनफैक्ट अगर ये जीरो होता, अगर ये जीरो होता तो टर्न लेता ही नहीं। इसका मतलब ये बोल रहे हैं, इफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज लार्जर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर। समझ रहे हो? यहां के कंपैरिजन में इसको हम ज्यादा कर दिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, और छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए परपेंडिकुलर और स्पीड पे किस तरह से डिपेंड करेगा। हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्वालिटेटिवली बता रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या कह सकते हैं इंक्रीजेस इफ स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इज मोर, और ए परपेंडिकुलर इज, इसको बढ़ाना है तो लेस, ठीक? यानी हम इसको इस तरह से कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड मान लो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए परपेंडिकुलर। इसीलिए अगर ए परपेंडिकुलर जीरो हो और ए परपेंडिकुलर जीरो हो, एक्सेलरेशन पूरी की पूरी वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जीरो हो, अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जीरो हो, पूरी की पूरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, तो कैसा मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन पे। अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा ये। इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। जब ए परपेंडिकुलर जीरो होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ठीक? ये क्वालिटेटिव चीज है। अब समझो होता क्या है इसमें, ये सब तो बस हम बता रहे हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए है कि हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। देखो ये एक कर्व पाथ है, कोई पार्टिकल इस कर्व पाथ पे जा रहा है। जब ये पार्टिकल यहां पर था, कहां पर, यहां पर, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस पॉइंट पे हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो इस पार्टिकल का यहां पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल। ये टेंजेंट है, हम इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं।
इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट और वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी एंड दैट इज टेंजेंशियल ऑलवेज। किसी भी कर्व पाथ पे वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता है, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन भी है। बट एक्सीलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक कंपोनेंट तो इधर होगा ही, एक कंपोनेंट तो कॉन्केव साइड में होगा ही जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मान लो एक्सीलरेशन इस तरह से है, कैसे, इस तरह से, दिस इज द एक्सीलरेशन वेक्टर, यानी फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में, दिस इज द एक्सीलरेशन वेक्टर, इसका मतलब फोर्स जो था डिवाइडेड बाय मास, दिस इज द एक्सीलरेशन वेक्टर। एंगल बिटवीन टेंजेंट वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इज थीटा। एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा, ठीक है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 भी, 90 भी, 180 भी। अगर ये 0 हो गया या 180 हो गया तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, अगर ये 0 हुआ तो सिर्फ स्पीड बढ़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो दिस इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड। अगर ये 180 हुआ, अगर ये 180 हुआ, दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड। और अगर ये 90 हुआ, ओनली डायरेक्शन बदलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। बट यहां तो दोनों है, इन जनरल ले रहे हैं, दोनों है। यहां इसका एक कंपोनेंट होगा किधर, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस एक्सीलरेशन का इन जनरल 2 कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये इसको घुमाता है, और जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये इसके स्पीड को बढ़ाता है। इसको बोलते हैं ए रेडियल या ए नॉर्मल। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, ए साइन थीटा। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल थीटा ये हो जाएगा ए साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय समथिंग। यहां एक ऐसा चीज आता है जो इस पॉइंट पे इसको जो घुमा रहा है, वो जिस सर्किल पे घुमा रहा है, इस पॉइंट पे जो उसका सर्कुलर मोशन का ये पार्ट है उसका रेडियस होता है। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर तुमको रेडियस कर्वेचर निकालना है तो ये याद रखना, ये स्पीड है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड का होल स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम्हारा स्पीड कितना है, तुम्हारा स्पीड कितना है वो तुमको दिया हुआ है। तुम्हारा ए रेडियल कितना है वो तुमको दिया हुआ है। नेचर अपने आप को, प्रकृति अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगी कि इस पॉइंट पे ये जिस सर्किल पे घूम रहा है, इस पॉइंट पे ये जिस सर्किल का पार्ट है, इस पॉइंट पे ये जिस सर्किल का पार्ट है उस सर्किल का रेडियस हो जाएगा अपने आप। स्पीड तुमको पता है, ए परपेंडिकुलर तुमको पता है, ये एडजस्ट करना नेचर का काम है। नेचर अपने आप एडजस्ट कर लेगा। जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना शार्प बेंडिंग दिखेगा, जितना ज्यादा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा उतना स्लो बेंडिंग दिखेगा। अपने आप करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। हम देखेंगे अभी, ठीक। तो तुमको क्या करना है याद रखना, अगर तुमको रेडियस कर्वेचर कहीं निकालना है तो वो 2 काम करना है। पहला, स्पीड पता करो। क्या करो, स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डोंट टेक कंपोनेंट हियर। स्पीड का स्क्वायर इनटू, यहां स्पीड का स्क्वायर और यहां क्या, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये क्या होता है याद रखना, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे गलती जो है करते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लेना है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं लेना है, ठीक है। तो याद रखना तुमको क्या करना है,
तुमको लिखना है कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, इसको लिख दोगे इक्वल टू स्पीड होल स्क्वायर by r, and this r is called radius of curvature at that point. ठीक, यानी कि अगर ये कंपोनेंट जीरो है, अगर कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ही नहीं, इफ द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज जीरो, अगर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब क्या है, या तो थीटा 0 डिग्री है या तो थीटा 180। अगर ये जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी स्ट्रेट लाइन, इट गोइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये कंपोनेंट तुमको पता है, ये होता है ए टेंजेंशियल, ये होता है ए कॉस थीटा, ये होता है अल्फा इंटू आर। तुमने यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, तुमने यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया इससे, और तुमसे पूछा उसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, तो क्या लिखोगे, अल्फा इंटू आर। तुमको आर पता चल चुका है, यहां से ए कॉस थीटा तुमको पता है क्योंकि ए और थीटा दिया हुआ है, तुम अल्फा निकाल सकते हो। तुम इसको ये लिख सकते हो, दिस इज रेट मॉड ऑफ वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक, लेट अस टेक सम इलस्ट्रेशन। तो तुमको जो याद रखना है, टेक द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इक्वेट इट टू स्पीड स्क्वायर बाय एक्स, दैट एक्स इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, हम पहले इलस्ट्रेशन ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, और हम 5 मिनट में एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, 1-2 इलस्ट्रेशन, हम इसको नेक्स्ट क्लास में और बढ़ाएंगे, इसमें पूरा क्लास लगेगा अभी। ठीक है, हाँ, क्या चीज, नहीं ये नहीं आएगा टेस्ट में। मैंने क्या दिया है टेस्ट में, सर्कुलर मोशन है क्या, एलएम सर्कुलर मोशन है ना। सर्कुलर मोशन में मैं आज सिलेबस डाल दूंगा, क्या नहीं वो डाल दूंगा, सर्कुलर मोशन में क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, देखो बस ये समझ लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बस वही आएगा और कुछ नहीं, मतलब उसमें सर्कुलर मोशन से। देखो, मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया, इस तरह से मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया, यहां इसकी स्पीड कितनी थी u, यहां इसकी स्पीड कितनी थी u, ये एंगल कितना था थीटा। ठीक, तुमको पता चल रहा है ये पैराबोला पे जाता है, ये सब तुम जानते हो, ये पैराबोलिक पाथ पे जाता है, और ये पैराबोला का ये वर्टेक्स होगा। ये एक्चुअली मैंने डायग्राम भी बनाया, ये पैराबोला जैसा दिख नहीं रहा है, ये सर्कल जैसा दिख रहा है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसीलिए मैंने ऐसा बना दिया है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, हम जानना चाहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के जस्ट बाद, जैसे प्रोजेक्ट किया यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, हम जानना चाहते हैं इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, हम जानना चाहते हैं इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, और हमको ये पता है यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सबसे कम होगा, क्वालिटेटिवली भी सबसे कम है क्योंकि वर्टेक्स पे सबसे कम होता है। और जैसे ये पैराबोला इंफिनिटी को जाएगा नीचे की तरफ, इसका रेडियस कर्वेचर बढ़ते जाएगा और एट इंफिनिटी ये फ्लैट हो जाएगा। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, उसके स्पेशल केस में इन दोनों को ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि जिस समय हमको क्वेश्चन में दिया है, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा टाइम है जब ये एंगल बना रहा है फाइव, कितना बना रहा है 5, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी एट मोमेंट when velocity vector makes angle phi is less than theta,
विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जब ये फाई बना रहा है, क्योंकि यहां पे था थीटा, ये वेलोसिटी झुकते जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 0। हॉरिजॉन्टल के साथ यहां कितना हो जाएगा 0, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, और फिर वो हॉरिजॉन्टल के चला जाएगा नीचे। हमको यहां निकालना, ये फाई दिया हुआ है, ये फाई दिया हुआ है। तो हम कहते हैं कि लेट, जिस समय ये एंगल फाई है, मान लेते हैं इसकी स्पीड उसमें v है, लेट द स्पीड बी v। हमको यहां स्पीड नहीं पता है, लेट द स्पीड हियर बी v, लेट द स्पीड हियर बी v। जिस समय ये एंगल फाई बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, जिस मोमेंट पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाई बना रहा है, लेट द वेलोसिटी बी v। तो ये बताओ क्या चीज कंजर्व रहता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता है? वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी नहीं बदलता है, क्योंकि एक्सीलरेशन किधर होता है? नीचे होता है। तो क्या करोगे यहां पे, बताओ यहां पे क्या करोगे? यहां तुम कहोगे कि ठीक है, सो सिंस एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड इज सेम, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, therefore v cos phi, v cos phi, अगर यहां वेलोसिटी v है, एंगल फाई बना रहा है, तो v cos phi हो जाएगा x कंपोनेंट, और स्टार्टिंग में x कंपोनेंट क्या था? u cos थीटा। यहां से आएगा v इज इक्वल टू u cos थीटा बाय cos phi। तो अगर हमको u पता हो, इनिशियल u और थीटा पता हो, और किसी मोमेंट पे वो कितना एंगल बना रहा है वो पता हो, अगर किसी मोमेंट पे वो कितना एंगल वो पता हो, तो हम v निकाल सकते हैं उनके टर्म में। ठीक है, v निकल गया। अब करना क्या था? करना क्या, स्पीड तो निकल गया। हमारा इक्वेशन क्या था? a नॉर्मल इज इक्वल टू स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको स्पीड पता चल गया। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहां तो एक ही कंपोनेंट था, एक्सीलरेशन तो यहां सिर्फ एक है, पूरे मोशन में सिर्फ एक एक्सीलरेशन है, कितना है g। पूरे मोशन में सिर्फ एक एक्सीलरेशन है g। ये है टेंजेंट लाइन, ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये है टेंजेंट लाइन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक, दिस इज द नॉर्मल। ये जो वेलोसिटी है टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर। हमको क्या करना है, इसका दो कंपोनेंट निकलेगा। देखो ये फाई है, दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस 90, ये हो जाएगा फाई। यहां जो ए रेडियल है वो कितना है बताओ? यहां ए रेडियल कितना है? ये जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी g cos phi, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। और जो इसका कंपोनेंट टेंजेंट के अलाउंग निकलेगा वो कितना निकलेगा बताओ? g sin phi। ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट है। यहां से यहां तक, बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक स्पीड घटता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद स्पीड बढ़ता है। तो ये जो है ना g sin phi ए टेंजेंशियल, ये कहलाएगा माइनस dv बाई dt, माइनस d मॉड ऑफ v बाई, दिस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड है ये g sin phi। हमको इससे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक, हमारा कंपोनेंट ये है, हम a रेडियल के बदले क्या डाल देंगे बताओ? g cos phi। हम a रेडियल के बदले जो है डाल रहे हैं g cos phi, g cos phi। एग्रीड? a रेडियल बदले क्या डाल दिए? g cos phi। स्पीड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर u cos थीटा बाय cos phi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा कितना बताओ? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g cos क्यू phi। Yes, sir.
स्पेशल केस टॉप मोस्ट पॉइंट, यहां 5 होगा 0, टॉप मोस्ट पॉइंट 5 को क्या डाल दो 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कितना बनाएगा, एंगल 0, 5 को डाल दो 0, आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, एससी वर्मा का क्वेश्चन। ठीक, जस्ट थ्रो करने के बाद, जस्ट आफ्टर थ्रोइंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे क्या होगा, क्या करोगे, 5 को डाल दोगे थीटा, यहां पे 5 कितना है, थीटा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कॉस क्यूब है, यहां कॉस स्क्वायर है, जी यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, एस सी वर्मा का क्वेश्चन। इस पॉइंट पे निकालना है जब ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये भी एस सी वर्मा का ही है, जब 5 की वैल्यू थीटा बाई 2 है डाल दो, आ जाएगा, ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन। जब ये एंगल 5 है तब कितना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इरोडोव का क्वेश्चन। यहां पे और यहां पे टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो, प्रीवियस है यही क्वेश्चन, एक बार 5 को डालो 0, एक बार 5 को डालो थीटा, दोनों का रेशियो निकालना है, दैट इज प्रीवियस है यही क्वेश्चन। तो किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो उस पॉइंट पे तुम 5 जानते हो, 5 दिया होगा क्वेश्चन में, तुम निकाल सकते हो, यूनिवर्सल कहीं भी। ठीक है, बाकी इसको हम और बताएंगे अगली क्लास में, हम बताएंगे 2 चीजें, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का और इलस्ट्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, सब कैलकुलस का चीज़ है जो कि बाद में काम देगा। दूसरा बताएंगे एंगुलर वेलोसिटी का असली मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब हम सेटेलाइट लेंगे ना, एक सेटेलाइट दूसरे सेटेलाइट के अराउंड घूम रहा है, या जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है, और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट नहीं है, अगर जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट नहीं है, नॉन जियो स्टेशनरी है, कितने टाइम बाद वो रीअपियर करता है, एक स्पाई सेटेलाइट कितने टाइम के बाद हर पॉइंट के ऊपर अपियर करता है, उसके लिए हमको उसका काम पड़ेगा, वो बताएंगे। 2 क्लास मेरे पास है और सफिशिएंट है पूरा सर्कुलर मोशन का और कंसेप्ट बताने के लिए। ठीक है, तो हम इसको बता देंगे और मंडे से स्टार्ट होगा ट्यूजडे जो भी है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, कोई डाउट एक बार देखना, कोई डाउट होगा तो पूछना। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसका हम लिस्ट अभी ग्रुप पे डाल देते हैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको बना लेना, टेंशन इन द रिंग एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बेस्ड। ठीक है सर। हाँ सर, आप भी वो बैकअप में प्रोजेक्टाइल मोशन कब चालू होगा? अब बैकअप नहीं, अब नया बैच ही शुरू होगा, यस। वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे से हम 11th को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में पीछे से चलेगा सिलेबस, पीछे मतलब हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, या पीछे से चलेगा, 3-4 चैप्टर पीछे से चलेगा, तो उसमें क्या होगा, और टाइमिंग दोनों का ओवरलैप नहीं होगा। कोई पुराना बच्चा अगर उसमें अगर अटेंड करना चाहता है, उसका कोई टॉपिक वीक है, वो अटेंड कर सकता है, तो उसमें एकदम नॉर्मल स्पीड में पढ़ाएंगे, उसमें कोई किसी को कैच करने के लिए नहीं पढ़ाएंगे। अभी क्या होता है, कैच करने का है कि जल्दी पहुंचना है, बैच में मर्ज करना, वो नहीं होगा, वो सेपरेट बैच ही चलेगा मंडे से, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।